हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में देखिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का सेट 13th लेकर आए हुए हैं। तो 13th नंबर सेट रहेगा ये। इससे पहले मैंने 12 सेट आप लोगों को करवा दिए हैं, तो वो सेट्स आप लोग ज़रूर देख लें। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जो भी बीएड एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए यूजफुल हो जाता है। तो आप लोग जरूर से कीजिएगा। मैंने काफ़ी पहले सेट्स करवाए हैं, उत्तराखंड के भी करवाए हैं, छत्तीसगढ़ के करवाए हैं, बिहार के, झारखंड के, सभी का सेट्स मैंने करवाए, इग्नू का भी करवाया। तो आप लोग करते चलिए सारे सेट्स। आज देखिए हम लोग कौन सा पेपर लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर वो झारखंड का लिया हुआ है, बीएड एग्जामिनेशन 2023 का जो हुआ है। तो आप लोग कोई भी स्टेट के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, सभी के लिए यूजफुल है। मैं फिर से बता रहा हूँ। और आप लोग देखिए हमेशा एक स्टेट वाले क्वेश्चंस इधर उधर होते रहते हैं, वो मैंने खुद देखा है और आप लोग भी देख रहे हैं 12 सेट से। तो यह झारखंड बीएड का 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग को सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग बने रहे वीडियो में और पूरे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लोग भी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। कोई भी तरह का अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोनों कैसे ज्वाइन करना मैं बता देना, उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए सभी अपडेट और यूट्यूब जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है लर्नर्स ग्लोब है। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लर्नर्स ग्लोब जो दिख रहा है ना, लर्नर्स ग्लोब LEARNERSGLOB सभी एक साथ है। इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है। और नवाबा ये दोनों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम आईडी देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब, टेलीग्राम में भी जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल। और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को आज जुड़ जाना है। जब भी देख रहे हो वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यू कम अक्रॉस ए टीचर, आप एक ऐसे टीचर से मिल रहे हैं जो क्या करता है, हु बिलीव्स, क्या विश्वास रखता है, दैट स्टूडेंट्स आर नेचुरली क्यूरियस, कि क्या होते हैं स्टूडेंट्स क्या नेचुरली क्यूरियस होते हैं। एंड दैट द बेस्ट वे टू इनकरेज लर्निंग इज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो इसलिए उनको अगर सिखाना है तो क्या हमें उनका आदत बनवाना पड़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी का। अगर हम मतलब कि उनमें आदत बिहेवियर लाकर अगर हम सिखाते हैं, सच स्टूडेंट इज हाईली लाइकली टू इनकरेज ब्लैंक देवर टू लर्न। तो देखिए आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो क्या मानता है कि छात्र क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्वयं की खोज। ये उनका मानना है कि प्रक्रिया के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, सीखने की प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्वयं की खोज प्रक्रिया, है ना। अगर सीखने का प्रोत्साहन करना है बच्चों को तो स्वयं की खोज प्रक्रिया उसमें आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए खाली स्थान दे दिया गया है, को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो क्या होगा देखते हैं। प्रतियोगिता कंपटीशन तो नहीं होगा, उससे स्वयं की खोज करने की जो आदत है, मतलब कि जो भी प्रक्रिया वो इसके अंदर नहीं आती है। आगे देखिए दिया हुआ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर दिया है इमिटेशन, मतलब कि नकल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग को मैं बता दूं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप बाहरी खुशी के लिए, बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब याद रखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब समझ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो आपको दिल तो नहीं है लेकिन हाँ आपको पता है कि ये करने से ही मुझे मतलब कि आगे जाके कुछ होगा, मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। जैसे कि मनी हो गया, है ना। आप मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो काम नहीं भी पसंद है वो भी आप कर सकते हो, है ना। आपको अपना रिकॉग्निशन, मतलब कि अपना पहचान बनाने के लिए बाजार में आप लोग को बहुत ही काम नहीं भी पसंद है, फिर भी आपको अगर सोशल वर्क करना है, जैसे किसी को सोशल वर्क नहीं भी पसंद है फिर भी करना पड़ता है रिकॉग्निशन के लिए। फिर आपको कोई भी और भी बाहर का जो प्रेशर झेलना रहता है, जैसे कि जॉब में हो गया, जॉब में प्रेशर हो गया, आपको भले ही अंदर से पसंद नहीं आ रहा है लेकिन आप प्रेशर झेल रहे हो, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका क्या होगा, इससे आपका बना रहे, मतलब कि आपका जो मनी है वो आता रहे, या फिर जो कला मतलब कि जो ऑफिस में आपका जो ओरा बना हुआ है वो बना रहे। तो वो आपको कहाँ से आता है, बाहरी प्रेरणा वो हो गया। वो क्या हो गया, बाहरी प्रेरणा, मतलब कि आपको ज़बरदस्ती, मतलब कि अपने एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए, फ़ायदे के लिए आप क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन हाँ आप फिर भी मोटिवेटेड हैं कि हमको ये काम करना है ताकि हमको आगे जाके फ़ायदा होगा। तो आप अभी भी मोटिवेटेड है, उनकी बात सुन रहे हैं फिर भी आप मोटिवेटेड हैं। और पैसे के लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, क्योंकि आप भले ही अच्छा नहीं लग रहा है काम, लेकिन हाँ आप कर रहे हो क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं पता है कि घर इसी से चलता है और हमको ये काम करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन बनाना, कुछ भी हो गया। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, जिसमें आपको एक्सटर्नल रिवार्ड्स मिलते हैं। एक्सटर्नल रिवार्ड्स मतलब बाहरी आपको इसमें रिवार्ड्स मिलते हैं, मतलब कि उपलब्धियां मिलती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा क्या हो गया। आंतरिक प्रेरणा में क्या हो गया ना कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ ये काम मैंने किया है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे किसी को 100 पेड़ अगर लगा दिया, 100 ट्रीज वो प्लांट करता है तो उसको क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। भले ही उसको मनी ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन क्या होगा, दिल से उसे बहुत सुकून मिलेगा कि आज मैंने पर्यावरण के लिए इतना सारा काम किया है। तो क्या हो जाएगा, ये आंतरिक प्रेरणा का
अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। भले ही इसमें देखिए आपका आपका घर जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है, एक दिल से सुकून मिल रहा है, मतलब घर बार तो चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ फिर भी अंदर से लग रहा है कि मैंने आज सोसाइटी के लिए कुछ किया है। इसके अलावा देख लीजिए आप अपने इंटरेस्ट पर काम करना, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलना, उसमें अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर हॉबी है, अगर लड़की हैं, अगर आपको कुछ दूसरा है बैडमिंटन खेलना है, तो वो जाके आप समय निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया। और इसके साथ ही क्या हो गया, जो पर्सनल आपका जो मतलब कि जो चॉइस था उसको, मतलब पर्सनल जो आपके इंटरेस्ट थे उसको मैंने फुलफिल किया कि मुझे ये खेलना वो खेलना, वो भी मैंने फुलफिल किया, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। अब ये देखिए ये नकल किसके अंदर आता है, नकल होता है जब हम किसी को देखते हैं और उसको हुबहू उतारने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये नकल के भी अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने उसमें खोजने की मतलब की प्रक्रिया ले आया, तो मतलब वो खुद पर काम कर रहा है, तो स्वयं की खोज, तो स्वयं की खोज से क्या आएगा, बच्चों को आंतरिक प्रेरणा आएगी ना, क्योंकि आप खुद मतलब कि कोई इसमें बच्चे को कोई बाहरी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, स्वयं से आपको खोज करना है, तो उसको उसमें क्या मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगा, और वो उसमें क्या करेगा, रम जाएगा बच्चा। तो रम जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो उसी में घुस जाएगा, उसी में खो जाएगा, और वो उस काम को बहुत ही मन से करेगा, इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि वो खुद कर रहा है ना, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, स्वयं की खोज कहा जा रहा है। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। वहीं आपको देखिए इसमें ये वाला नकल में आपको मैंने क्या बताया, नकल में मैंने आपको बताया कि आप दूसरे का जो मतलब कि जैसे आपके पापा ने जीभ निकाला, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको देखकर बच्चे भी जीभ निकालेंगे, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से नकल कर रहे हैं, है ना। तो वो हो गया आपका नकल। समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ, कि आप दूसरे के बिहेवियर को हुबहू कोशिश करेंगे। जैसे टीचर किसी तरीके से आपको देख रहे हैं कि ऐसे काम करते हैं, तो हमको भी ऐसा काम करना है, तो आप देख देख के करेंगे। जैसे टीचर जब भी आपको दिखाएगा कि बोर्ड को ऐसे साफ़ करना है, या फिर आपको झाड़ू ऐसे पकड़ना है, तो ये सारा चीज़ आप जो देख देख के नकल करके उतारते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नकल के अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपको मैं बता दूं कि ये जो नकल होता है, इससे क्या होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन का इंडिविजुअल के बीच क्या होता है, जाता है। ये भी जान लीजिए कि जो बच्चे कैसे झाड़ू लगाना सीखते हैं, समझ सोचिए नकल करना खराब होता है, नकल भी अच्छा होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप बड़े बुजुर्ग को देखते हैं कि झाड़ू कैसे पकड़ना और कैसे लगाना, तो बच्चे भी तो उसे कॉपी करते हैं और सीखते हैं। तो ये भी आपको इसी के अंदर आ गया, समझ में आ रहा है कि जो आपके बड़े इंडिविजुअल जो कर रहे हैं, आप उसको देख कर सीख रहे हैं और इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो ये गलत नहीं है, ये मत सोचना नकल करना गलत है। नकल का यहाँ पे मीनिंग बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तभी तो सीखेंगे। बच्चे हैं, दूसरों को बड़ों को करते देखिएगा तो सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्टेटमेंट पर दे दिया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं कि जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटी है, उनका कम से कम जरूर याद रखिए। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बोलता है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ, मतलब दुनिया को अपने हिसाब से देखने की समझ विकसित करते हैं। यह कथन किसका दिया गया है, किसका है, तो क्या हो जाएगा, इसका पियाजे हो जाएगा, पियागेट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक है, तो देखिए गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने जो दिया था सिद्धांत, वो आप लोग को याद रखना है, जो एग्जाम में आ सकता है, जो मैं यहाँ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कोहलबर्ग जो थे, कोहलबर्ग, पियाजे, सभी का जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। तो कोहलबर्ग का, उसके बाद मैं चित्र से समझाऊंगा, अभी चित्र से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कोहलबर्ग का क्या सिद्धांत था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने किसका विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक, साथ में लिखते चलिएगा, विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए क्या दिए थे, नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए पियाजे जी ने क्या दिया था, पियाजे जी ने दिया था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या दिया था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा संज्ञानात्मक। लिख लीजिएगा आप लोग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। अगर थोड़ा सा राइटिंग ख़राब भी है तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आगे देखिए स्किनर का भी मैं बता देता हूँ, आप लोग सारा लिखते चलिएगा, ये सारे सिद्धांत आ सकते हैं, अभी समझा दूंगा कि सभी के सिद्धांत हैं क्या। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्या हो जाएगा, ऑपरेंट, OPERANT, ऑपरेंट कंडीशनिंग।
ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत, है ना, अनुकूलन। चारों ऑप्शन से मैंने देख लिया। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा करवाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि अगर एग्जाम में कहीं से भी उस पर आ जाए टॉपिक में तो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर पाओ। पेवलोव का आप लोग लिख लीजिएगा। पेवलोव ने दिया था थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी बहुत मोटा बड़ा हो गया ना, रुकिएगा क्या हो रहा है, ये देखिए थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सारा सिद्धांत अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए याद चारों का आप लोग याद रखिएगा। पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर आगे देखिए आपको मैंने बताया स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। पियाजे का देख लीजिए आप लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और पेवलोव का थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये चारों आप लोग सिद्धांत लिख लीजिए, कहीं याद रखिएगा। हो सकता है अगर कहीं से भी एग्जाम आ जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर पाओ। अब चारों का मैं कुछ हिंट कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले में हम लोग इसका देखना चाहेंगे कि कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में हम लोग कोहलबर्ग की बात करें कि कोहलबर्ग कहाँ गया। कोहलबर्ग यहाँ है। देखिए कोहलबर्ग की मैं बात करूँ ये, तो कोहलबर्ग ने क्या बात किया था, थ्योरी कोहलबर्ग ने बात किया था मोरालिटी का। क्या मोरालिटी, अभी आप लोग लिख चुके हो तो यहाँ से देखिए मोरालिटी का बात किया, मोरल्स की बात कही, और मोरल्स के बाद क्या बताया इन्होंने कि ये इससे क्या होता है ना, मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों में 3 लेवल में होता है, जिससे क्या होता है ना कि बच्चे जो भी चीज़ें हैं वो सीखते हैं, मोरली सीख जाते हैं, उनसे उनके क्या होता है ना मोरल रीजनिंग भी डेवलपमेंट होता है। मोरालिटी से क्या होता है मोरल रीजनिंग, है ना, ये इनके अंदर आता है। जस्टिस कर सकते बच्चे अपने के साथ और उनका विकास होता जाता है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताता हूँ, अभी इतना ही समझिए। अब पियाजे का देखिए, पियाजे का क्या था ना, पियाजे क्या सिखा रहे हैं, तो पियाजे का यहाँ पे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा बच्चे जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पियाजे ने बताया था कि कोई भी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करना नहीं है। इसमें क्या होता है, बच्चों को द चाइल्ड हैज़ टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड को लोग क्या करते हैं, देख कर समझते हैं, सीख कर देख कर समझते हैं, कर सीखते हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने से बच्चे क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि, और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पियाजे का एक चीज़ और कहना था, पियाजे का कहना था बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चलते जाते, बड़े होते जाते हैं, तो उनका क्या होता है ना कि इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि बच्चा जो है इंटेलिजेंस उनका बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, और इनका इंटेलिजेंस क्या होता है, चेंज होते जाता है, ठीक है। ये इनका कहना था, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एक्वायर करना नॉलेज ही डेवलपमेंट नहीं है, कॉग्निटिव वर्ल्ड को समझना, अपने हिसाब से देखना, वो क्या हो गया, उससे भी आप लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और आप लोग जितना भी नेचर से, इनका कहना था नेचर से, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जितना आप इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं, उससे क्या होता है बच्चों का, आप लोगों को मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये इनका पियाजे का कहना था कि बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा, समरी में करता हूँ, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं उनमें इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, मतलब उनमें चेंजेस आता है, इंटेलिजेंस में भी चेंजेस आता है। और इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, दिमाग का मतलब कि संज्ञानात्मक विकास नहीं है, बल्कि क्या होगा, जितने भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उनके साथ साथ जो मतलब इंटरेक्शन होता है उससे भी बच्चे का क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये पियाजे का कहना था। अब आगे देखिए, दोनों का मैंने समझा दिया है। अब
पैवलो का क्या था, पैवलो का क्या था ना, मैं बता देता हूँ। पैवलो का क्या कहना था कि इन्होंने एक, देखिए क्या किया था ना पैवलो ने, एक अभी आपको मैं समझा दूंगा इनको। चलिए मैं इनको चित्र के द्वारा ही आप लोग को समझा देता हूँ, बाकी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पावलोव वाला अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो इन्होंने क्या किया था, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसने क्या किया कि उसने एक कुत्ते को एक बॉक्स में बंद किया, और उस कुत्ते को बॉक्स में बंद करने के बाद उसे खाने के लिए एक कुछ मतलब कि कटोरे में ला के देता था। तो जैसे ही वो भोजन देखता था, क्या होता था, कुत्ते के लार टपकना शुरू हो जाता था, मतलब सलाइवा नीचे आने लगता था। तो इससे क्या हुआ ना कि इससे क्या समझ में आया, ये स्वाभाविक क्रिया है। क्या हो गया, स्वाभाविक क्रिया। इसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक क्रिया। ध्यान से सुनिएगा, स्वाभाविक क्रिया। और ये जो खाना दिया जाता था, ये स्टिमुलस का काम करता था। इससे क्या होता था, उद्दीपक का काम करता था। इससे क्या होता था, इसका लार आने लगता था। तो ये स्वाभाविक क्रिया हो गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ पे कंडीशन के द्वारा क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये वाला से अच्छा ये रहेगा। ये देखिए, खाना जब दिया गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस का काम किया है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे बिना किसी रुकावट का जैसे ही यहाँ पे दिया जाता है, इसका बिफोर कंडीशनिंग सीधा इसका लार आने लगता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए सेकेंड बार क्या होता है ना कि इसके बाद जब खाना होता है तो उस खाने के साथ घंटी भी बजाया जाता है। घंटी को बजा के इसको क्या किया जाता है, खाना दिया जाने का आदत बना दिया जाता है। तो 8-10 दिन के ऐसा इनको क्या हो जाता है, आदत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाने के साथ साथ क्या दिया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब फिर से इसका लार आना स्वाभाविक है, क्योंकि खाने को देख रहा है, साथ में घंटी भी सुन रहा है। तो ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स हो गया, मतलब कि ये भी स्वाभाविक क्रिया हो गई। दोनों स्वाभाविक है। लेकिन थर्ड में क्या करता है ना, अब वहाँ पे खाना देने से पहले ये घंटी बजा लेता है, घंटी पहले बजा लेता है, और घंटी बजाने के कुछ देर बाद भी भोजन देता है। तो क्या देखा गया ना कि घंटी को ये पहचान चुका, तो वो उसके साथ सामंजस्य बैठा लिया था। ये उसके साथ सीख गया था कि घंटी बजेगा तभी मुझे जाके खाना मिलता है। तो घंटी जैसे ही बजा ना, तो घंटी जैसे ही बजा, इसके लार यहाँ पे आना, सलाइवा आना शुरू हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अस्वाभाविक क्रिया है। देखिए यहाँ कंडीशन स्टिमुलस, ये कंडीशन आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशन को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, अडेप्ट किया। अब यहाँ पे देखिए जैसे अडेप्ट किया तो कंडीशन रेस्पॉन्स, यहाँ पे इसका लार आना शुरू हो गया। तो ये अस्वाभाविक क्रिया थी। तो इससे क्या समझ में आना है कि लर्निंग भी जब होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी उद्दीपक के साथ जब अनुक्रिया या अनुबंध बनता है, ठीक है, अनुबंध बनता है, तो उसके साथ साथ आसपास जो भी होते हैं उसके आसपास के साथ भी अनुबंध बनाया जा सकता है। उसके अगल बगल से आसपास के वातावरण और उसके जो मतलब कि फैक्टर्स हैं उसके साथ भी मतलब कि अनुबंधन बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पैवलोव का बोलना था। तो पैवलोव का ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ से समझ में आ रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहा था, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई अनुक्रिया करता है, तो उसके आसपास के साथ जो होता है ना, आसपास के जो वातावरण है, जो व्यवहार हैं, उनके साथ भी मतलब कि सामंजस्य बैठाना सीख जाता है, और उसके साथ भी मतलब कि अनुबंध बना लेता है। तो ये था उसी के जैसा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पियागे वाला मैंने बताया था, पियाजे का देख लीजिए। बच्चे में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, जब मतलब कि करके बच्चे जो सेंस होते हैं, आँख मुँह वो सब देख के सुनकर सीखता है। फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है 2 से 7 साल का, तो वो लैंग्वेज के थ्रू भी सीखने लगता है और इमेजेस के थ्रू भी, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा होता है तो ये देखिए किस तरह से सीखता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया गया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें और भी इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है, डिफरेंस आते जाता है। अब ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक रीजन मतलब कोई भी चीज़ के पीछे का क्या कारण है ये भी सोच सकते हैं। तो ये इनका था पियाजे वाला। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि ये पावलोव ने किया था, उसी तरह पावलोव को देख के फिर इन्होंने भी काम किया था कि स्किनर ने। तो स्किनर ने देखिए क्या किया था ना कि एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स के अंदर एक चूहा डाला। मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और उसने एक यहाँ पे कौन सा लीवर करके बटन रख दिया था, और यहाँ पे एक खाना था। तो जैसे ये बटन दबता था ये खाना आ जाता था। तो क्या किया ना कि बाहर से जाके सीधे इस चूहे को डाल दिया। तो चूहे को तो पता नहीं था ना कि इसे दबाऊंगा तो ये खाना आएगा। तो क्या हुआ, उछल कूद मचाने लगा, अंदर खूब उछल कूद करने लगा। तो अचानक किसी तरह से गलती से इससे ये वाला बटन दब गया, तो देखा कि खाना यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह से 10-12 बार हुआ। और ये जब भी इससे गलती से ये वाला दब जाता था बटन, तो ये गलती से लीवर बटन दब जाता था, तो गलती से मतलब कि भोजन आ जाता था। तो ये भोजन खा लिया करता था। इस तरह से देखा गया कि 8 से 10 बार इसके पास गलती से ये सारा चीज़ होने लगा। लेकिन
लेकिन कुछ ही दिनों में देखा कि वो जान गया था कि ये लीवर को हमको दबाना है बटन को तो खाना खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब ये उछल कूद कम मचाने लगा और जैसे ही ये लीवर बटन को दबाता खाना इसे मिल जाता था। तो इससे क्या दिखा गया कि बार बार रीइंफोर्समेंट से, बार बार ध्यान से सुनिएगा, पुनर्बलन से, बार बार रीइंफोर्समेंट, क्योंकि बार बार इसने ट्राई किया, उसने वो चीज़ जो कंडीशन है वो उसने अडाप्ट कर लिया, सीख लिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन, मतलब कर करके सीखना। तो ये था स्किनर का, देख लीजिए। और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का मैं दो चीज़ और बता रहा हूँ। रिवार्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर, अगर रिवार्ड उसे मिलता है, अगर वो बार बार उसे बटन टिपता है और उससे कुछ मिल जाता है, तो ये इससे क्या होता है ना कि इसका इंक्रीज इन बिहेवियर, इससे इंक्रीज होता है। रिवार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इंक्रीज इन बिहेवियर, लेकिन वही उससे किसी चीज़ के बटन टिपने से अगर उसे कुछ दर्द होता हो, ऊपर से कुछ चोट लगता है, तो वो क्या करता, बटन कभी नहीं दबाता। तो इससे क्या होता है, पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज ए बिहेवियर। तो क्या होता है, अगर पनिशमेंट मिलता है तो उसके बिहेवियर में क्या होता है, कमी आती थी। ये आप लोग को यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू उन्होंने बताया था। देखिए पॉजिटिव इन्फोर्समेंट इन्होंने क्या बताया था, मतलब कि इसको बोलेंगे धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, ठीक है हिंदी में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग अकर्स व्हेन ए लर्नर्स बिहेवियर इज फॉलोड बाय ए कॉन्सिक्वेंस और रीइंफोर्समेंट, ये आपको समझा दिया मैंने, बार बार करके सीखना। तो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन अप्लाइड, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बिहेवियर में मतलब इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी में। आगे देखिए एग्जाम्पल, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क अर्ली, अगर आप जल्दी से होमवर्क पूरा कर लेते हैं, यू विल गेट टू द मूवीज अवार्ड। तो आप क्या करेंगे, अवार्ड मूवी के रूप में जाने के लिए आप जल्दी से होमवर्क पूरा कीजिएगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिव में देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, इससे क्या होता है, बिहेवियर में कमी आती है। इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, देखिए क्या होता है, द टू स्टॉप द बजिंग साउंड इन योर कार यू हैव टू रोल अप द विंडो, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव इन्फोर्समेंट। अब पनिशमेंट के देखिएगा, ये क्या दे रहा है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, इससे फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है बिहेवियर में। एग्जांपल, योर पेरेंट्स टेक यू सेल फोन सेंडफुल अवे फॉर 1 डे ईच वीक टू लोअर योर फ़ोन बिल, आपका मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके सेल फोन ले लेते हैं ताकि 1 डे ईच वीक, ताकि क्या हो सके, आपका फ़ोन बिल कम आए। तो क्या होता है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, इससे आपके बिहेवियर में क्या आती है, कमी आती है और मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। और ये वाला देखिए, आपको रिवार्ड मिला, यहाँ पे क्या हुआ, आपके बिहेवियर में कमी आया, ठीक है, आप उदास रहते हो। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, जब इसको हटा लिया जाता है तो और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। ये वाला हो गया नेगेटिव इन्फोर्समेंट। टू स्टॉप द बजिंग साउंड इन योर कार यू हैव टू रोल अप द विंडो, जब आपको बजिंग साउंड आपको मतलब कि बंद करना है तो क्या करना होगा, रोल करना होगा विंडो को। इससे क्या होता है ना, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, जब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है ना बिहेवियर का, जब इसे हटा लिया जाता है। तो ये था आप लोग का स्किनर का। अगर बहुत ज़्यादा भी समझ में ना आया ना, तो थोड़ा बहुत भी आप समझ लीजिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इनका देना है और क्लासिकल कंडीशनिंग किसका देना है, प्यागे का आपको मैंने बता दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, और आपका सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दिया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 61 में कि मोटिवेशन इज ए, प्रेरणा एक है, क्या दिया हुआ है, नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है फिजिकल स्टेट मतलब कि भौतिक अवस्था दिया है, फिर साइकोलॉजिकल स्टेट मतलब मानसिक स्थिति दिया हुआ है, और डी में नन ऑफ द अबव। तो देखिए फिजिकल स्टेट हो जाता तो दिख जाता, तो भौतिक अवस्था तो एकदम नहीं होगा, तो ये एकदम गलत हो जाएगा आप लोग का। तो इस तरह से आप लोग को मैंने एलिमिनेट करना है। तो ये भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट नहीं है। आप लोग को कहीं दिखता है क्या, मोटिवेशन दिखता नहीं है। उसके बाद देखिए नेचुरल स्टेट नहीं, हमेशा मोटिवेशन नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं हम लोग। कोई मोटिवेट करता है तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कोई मतलब कि हम लोग को समझाता है कैसे क्या करना है, गोल कैसे अचीव करना है ना, कोई भी जो आपकी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कैसे करना है। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल स्टेट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक मानसिक स्थिति है। क्या है, प्रेरणा मानसिक स्थिति। कैसे काटना मैंने सिखा दिया कि फिजिकल स्टेट तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल स्टेट भी नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ही कि अपने खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाता है। कुछ साइकोलॉजिकल स्टेट होती हैं, मानसिक स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण क्या होता है, हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, प्रेरणा आ जाती है। देखिए ये क्या है, एक तरह से इंटरनल स्टेट है हम लोग का, है ना। इससे क्या होता है कि हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं, मतलब कि जो भी व्यवहार है उसमें चेंज आता है। कोई भी जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, एक्शन लेने के लिए हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। तो क्या होते हैं, उस एक्शन को ले पाते हैं और अपना जो गोल है वो अचीव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ कहाँ से होते हैं, ये मानसिक स्थिति हमारा, कि हमारा जब मानसिक स्थिति ऐसा होता है तो हम लोग वो काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, हेल्प ब्लैंक दिया हुआ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में किन छात्रों की मदद करता है, आप ये समझिए। तो आप लोग देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि मदद तो सभी के करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है।
तो ऑडियो विजुअल एड्स मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह से मतलब कि आप लोग बच्चे इसमें देखते भी हैं, तो इनमें इनका आई जो आई इनका ऑर्गन है वो मतलब कि ज्ञान इंद्रिय जिसको बोलते हैं ना कि पांच होते हैं, तो उस तरह से आई भी यहाँ पे मतलब कि ध्यान में रहता है और सुनते भी हैं बच्चे, तो दोनों काम करते हैं यहाँ पे। ये सुनना ईयर के द्वारा, तो इससे क्या होता है ना कि जो भी लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छा हो पाता है, क्योंकि देखिए बच्चे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि दो मतलब कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चों को जो जानकारी वो मिल रही है तो वो ज़्यादा फोकस भी कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो होता है इससे बच्चे यहाँ पे अच्छे से इन्वॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से जुड़ पाते हैं आपके साथ, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग ज़्यादा इंगेजिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उससे उनको ज़्यादा समझ में आने लगता है देखने और सुनने से। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ सुनकर भी समझ में आ जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर है या नहीं है हो ना हो, लेकिन इसके लिए स्लो लर्नर स्टूडेंट्स के लिए जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है, क्योंकि देखिए वो इस तरह से क्या होता है बच्चों को वो कंटेंट जो है जो आप पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इंटरेस्टिंग लगेगा तो क्या होगा, वो बच्चे दूर जाएंगे क्या, नहीं दूर नहीं जाएंगे, वो आपके कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखने लगते हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे तो वो बच्चे क्या कर सकेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से सुनने, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान से बच्चे देखेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप दिखा भी रहे हो और समझा भी रहे हो, तो ध्यान से देखेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे, लर्निंग भी उनका अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्लो लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं, धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए यूजफुल ज़्यादा है। बाकी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, जो प्रसन्न रहते हैं बच्चे और जिज्ञासु रहते हैं, उनके लिए ऐसे भी एफर्ट कम डालना पड़ता है, लेकिन ये स्लो लर्नर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बुनियादी शिक्षा प्लान की बात की जा रही है कि बुनियादी शिक्षा प्लान इज़ बेस्ड ऑन, है ना, किसके ऊपर बेस्ड है, बुनियादी शिक्षा योजना, खाली जगह पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि शिक्षा से रिलेटेड, याद रखिए शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो उनका आधार क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ और कौन उनके मतलब कि क्या बोलते एक तरह से सबसे मतलब कि उसमें जो सबसे नामी जो हैं जो वो प्लान लाते हैं उनका भी नाम, वो सारा चीज़ आप लोगों को देख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि नेशनल मतलब कि कोई भी पॉलिसी जो है वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और उसको कौन हेड किया था उस कमेटी को, वो सारा चीज़ भी देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बुनियादी समीक्षा की बात की जा रही, तो मैं आप लोग को बता दूँ ये महात्मा गांधी जी के प्लान से लिया गया है, और ये आप लोग को नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 1956 में, है ना, बुनियादी शिक्षा एक्सेप्ट कर लिया गया था। और याद रखिए ये बेसिक शिक्षा ही है बच्चों के लिए, जिससे क्या होता है कि बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल क्लास के जो प्रिपरेशन मतलब बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा इसमें फोकस किया गया था। और इसको जो हेड किया था इस कमेटी का, मैं बता दूं कि जो इन बुनियादी शिक्षा इवैल्यूएशन कमेटी का जो हेड किए थे वो थे रामचंद्रन, याद रखिएगा जी रामचंद्रन, ठीक है। तो ये नाम मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को बुनियादी शिक्षा इसी के ऊपर बेस्ड था। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आप लोग मतलब कि देखिएगा, सर्च कीजिए और ज़्यादा जानकारी गूगल कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी तरह की जो योजनाएं हैं, सारा प्लान आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उससे 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और कब इम्प्लीमेंट हुआ था वो भी मैं आपको बता दूँ कि 1956 में ये आप लोग का हुआ था, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये आप लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ऐसे इतना डिटेल में तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी देख सकते हैं, इट्स प्लेस इन गांधीज फिलॉसफी। आप लोग देख सकते होंगे बेसिक एजुकेशन के लिए क्या कह रहे हैं, फॉर हेल्दी सोशल लाइफ एंड प्रॉपर सोशल इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं कि सोशल लाइफ हेल्दी हो और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल इक्विलिब्रियम, मतलब समाज में भी क्या हो, एक तरह से स्थिरता बना रहे, ऐसा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इन्होंने बताया। इसका बात इसकी बात इन्होंने रखी है। द डिज़ायर फॉर एंड द पोजीशन ऑफ मटेरियल गुड्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ऐसे करके इन्होंने किया था। आप लोगों को भी मेन प्रिंसिपल्स भी दिखाऊंगा। तो दिस कैन बी अचीव्ड, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक्सटर्नली बाय डिसेंट्रलाइज्ड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, क्या किया जाए, इनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, साइकोलॉजिकली बाय एन एजुकेशन विच विदाउट डिस्पाइजिंग मटेरियल गुड्स नॉज देयर लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द गुड लाइफ। आप लोग देख सकते हो काफ़ी लेंदी है, लेकिन ये देख सकना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेन प्रिंसिपल क्या था बेसिक एजुकेशन का, ये देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे इतना ज़्यादा आप लोग को जाना भी नहीं है। बेसिक एजुकेशन हैज़ द फंक्शंस ऑफ सोशोलॉजिकल, पेडोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फंक्शंस, देख सकते होंगे। मिनिमम जो एजुकेशन चाहिए सभी बच्चों को यूनिवर्सल, वो आप लोग यहाँ पे बेसिक एजुकेशन के रूप में इन्होंने बताया है कि मिनिमम कितना इनका होना चाहिए, है ना।
तो ये इंडिजिनस है और यहाँ से किसी भी अदर कंट्री से इंपोर्ट नहीं किया गया है, ये बोला जा रहा है। मतलब ये जो है पूरा देसी मतलब कि शिक्षा की बात यहाँ पे रखी गई थी बेसिक एजुकेशन में, है ना। द कोर्स ऑफ द एजुकेशन इज टू रन फॉर 7 years बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 7। ये बोल रहा है द कोर्स ऑफ दिस एजुकेशन इज टू रन फॉर 7 years बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 7। इट डज नॉट कवर प्री स्कूल स्टेट एंड पोस्ट बेसिक स्टेट। मतलब बेसिक मतलब 7 साल के बाद के बच्चों की बात किया गया है और 7 साल के आगे तक का, मतलब कि 7 से 14 साल तक के बच्चों की बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे इसमें कोई तरह का प्री स्कूल स्टेज और पोस्ट स्टेट बेसिक स्टेट यहाँ पे कवर नहीं किया, डज नॉट कवर। देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते होंगे कि बेसिक एजुकेशन क्या होता है कि मदर टंग से ही दिया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्लान है वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है। और प्लान का हेड कौन किया था कमेटी वगैरह का, वो देख लीजिएगा, और कब किया गया इम्प्लीमेंट वो देख लेना आप लोग। ठीक है, अप्रोच टू एजुकेशन एंड लर्निंग में इन्होंने टेक्स्ट बुक और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का क्या मतलब कि यूज है, और क्राफ्ट एंड जो होता है ना बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, तो डूइंग के हिसाब से क्या सीखते हैं वो यहाँ पे दिखा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, टेक्स्ट बुक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स के लिए बताया था, नॉलेज थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, पैसिव लर्निंग, चिल्ड्रेन इंगेज थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग बुक्स, तो ये यहाँ पे दिया था। और यहाँ पे इन्होंने बताया था आर्ट क्राफ्ट, सोशल वर्क्स, ये सब बेस्ड ऑन वर्क एजुकेशन के हिसाब से इन्होंने बताया था। कॉन्क्रीट एंड एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग के अंदर आ गया। आप लोगों को लैब मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल भी इसी के अंदर आया। तो ये करके बच्चे सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा था इनका, जो भी मतलब कि जो इन्होंने अप्रोच रखा था, अप्रोच टू एजुकेशन एंड लर्निंग, बहुत ही अच्छा इन्होंने रखा था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्स में इस पर बात कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ना कि इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस वाज डेवलप्ड बाई। बोलता है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ, देख लीजिए, एमिडॉन और साइमन फ्लैंडर, फिर दिया है रेयान, फिर दिया रिचर्ड ओवर। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण प्रणाली जो होती है श्रेणी प्रणाली द्वारा विकसित की गई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्लैंडर होगा। ठीक है, या आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे अंतःक्रियात्मक विश्लेषण मतलब कि इंटरेक्शन एनालिसिस किया जा रहा है। मतलब कि एक तरह से देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड था, ऑब्जर्वेशन करके देखा जाता था। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक मतलब निरीक्षण का कार्य होता था। निरीक्षण मतलब निरीक्षण टेक्निक है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं कि क्लासरूम में किस तरह से हो रहा है। तो बच्चे, शिक्षक ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो ये इनका यहाँ पे आप लोग एक तरह से समझ सकते हो कि ये देखा जाता था, निरीक्षण किया जाता था कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो टीचर क्या बोलते हैं, बच्चे क्या सुनते हैं, और साथ में बच्चे अपने प्रश्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाते कि नहीं, या फिर साइलेंस बना के रखते हैं। टीचर किस तरह से मतलब इंटरेक्ट करता है, तो ये सब निरीक्षण का कार्य होता था। तो ये आप लोग को आ गया यहाँ पे फ्लैंडर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन वाला जो निरीक्षण का कार्य था वो उन्होंने फ्लैंडर ने मतलब कि शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये अंतःक्रियात्मक विश्लेषण प्रणाली किसके द्वारा विकसित की, फ्लैंडर द्वारा। ताकि अंतःक्रियात्मक जो मतलब बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस आएगा और टीचिंग अच्छे से हो पाएगा। बच्चे और शिक्षक एक दूसरे से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो ये इनका था। इससे क्या होता है ना कि टीचिंग जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब जो पढ़ाने का जो आना चाहिए आउटपुट वो बच्चों को ज़्यादा मिल पाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे, तो इफेक्टिव ज़्यादा है ना, कारगर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है NUEPA जो है वो किसका संबंध किससे है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, रुकिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, नेशनल यूनिवर्सिटी, आगे देखिएगा एजुकेशन प्लानिंग एंड क्या हो जाएगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बाद में देखिए भारत सरकार ने इसको जब मतलब कि से अपनाया था वो ईयर में इसका नाम जो क्या हो गया था, बदल के NIEPA हो गया था। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप लोगों को बाद में चेंज करके हुआ था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये आप लोग का प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ये इनका देखने का काम होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग में इसका अंदर आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं फिर से बता दूं,
ये एक तरह से प्लानिंग वगैरह भी करता है और एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से जुड़ा ये काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो भारत सरकार के जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो है उनसे द्वारा ही इनको मतलब कि शामिल किया गया था, मतलब कि इसे रखा गया था, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे चाइल्ड ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स, क्या दिया हुआ है, देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स व्हाट वुड यू डू। एक बच्चा खिलौने को तोड़ देता है, उसके घटकों को पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में देख लीजिए बच्चे को कभी खेलने नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेवर लेट चिल्ड्रन प्ले विथ टॉयज, ये गलत है। हमेशा कड़ी नज़र रखना, ये भी नहीं होगा, उससे बच्चे इनसिक्योर फील करेंगे, उनके मतलब कि जो उनका खुलापन है वो नहीं आ पाएगा। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रेकन, उसको समझाना चाहिए खिलौने को नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी ज़्यादा सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनके जिज्ञासु स्वभाव को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, और उनको ऊर्जा देना चाहिए सही दिशा में कि कैसे बच्चा को आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन दिया है इन्होंने कि हमको इंकरेज करना है बच्चों को, जिज्ञासा को, ताकि वो आगे से क्या हो, प्रोत्साहित हो कि कैसे काम को आगे करना है। बच्चे नई चीज़ों को जानने के लिए मतलब कि प्रोत्साहित हों और साथ ही साथ उसके जो ऊर्जा है उसको नया दिशा हम लोग देंगे। अब ये देखिए ये भी स्टेटमेंट पे आप लोग का आया था, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इंडिविजुअल लर्नर्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। 4 थ्योरी आप लोग को दिया हुआ है 69 में दिया हुआ है, वाद अनुकूलन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, अंतर्दृष्टि, ट्रायल एंड एरर, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए फिर दिया हुआ है यहाँ पे परीक्षण और त्रुटि विधि और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मैंने आपको ये बता दिया था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी को बोलते हैं, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, तो गलतियों से सीखने का बात यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में तो मैंने नहीं आपको समझाया, आपको तो मैंने पुनर्बलन की बात की थी कि बार बार किसी काम को गलती से करता है तो वो सीख जाता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है अपने गलतियों से सीखता है। तो वहाँ गलती उसने नहीं किया था, उसने क्या किया था, काम मतलब कि बटन को दब रहा था तो ध्यान गया कि इसको बटन को, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ गलती से दब गया था, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा कि गलतियों से सीखता था, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही अपोजिट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बाई चांस उससे जब दब जाता था बटन, बाई चांस अच्छा रहेगा तो वो जान जाता था कि बटन से दबने से क्या होता है, खाना आ जाता है, तो वो बाई चांस दब जाता था तो उससे सीख गया कि इसको दबाने से ये होता है, लेकिन गलती तो कहीं उसने किया ही नहीं, है ना, वो तो होते गया और सीख गया, तो वो नहीं होगा। तो ये आपको हो गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। देखिए हिंदी में क्या क्या लिख देता है ना, वाद अनुकूलन समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने बताया था कि इंग्लिश भी जानिए। क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ के साथ अनुक्रिया करके अनुबंध करता है, सीखता है ना, तो वो उसके आसपास के वातावरण के साथ भी अनुबंध बनाने सीख जाता है। ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये भी नहीं होगा। इनसाइट में क्या हो जाएगा, इनसाइट में उसको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, बता दिया जाता है और ये प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इसका कौन से सब्जेक्ट से है, कौन से मटेरियल से लिया गया, ये भी उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करके बता दिया जाता है। तो प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये सारा चीज़ बता दिया जाता है, तो क्या होता है कि फिर वो इसमें ट्राई करता है, कोशिश करता है, अपने एफर्ट डालता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो इनसाइट में हो गया। लेकिन हिट एंड ट्रायल में क्या होता है ना कि अपने से कोशिश करते हैं, अपने से बच्चे कोशिश करते हैं और हिट एंड ट्रायल करते हैं, मतलब गलतियों से कर करके सीखते हैं और अपने से सीखते हैं। तो परीक्षण और त्रुटि विधि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 69 का। 70 में देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलिस्टिक डोमेन। बोलता है कि निम्नलिखित से स्वच्छंद क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो निर्माणात्मक में कौन सा आ जाएगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का मतलब कि क्या कर रहे हैं कि कोई भी तरह का शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन का निर्माणात्मक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्योंकि देखिए बाकी में देखिए कन्वर्सेशनल स्किल ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को में निर्माण हो, है ना। आगे देखिएगा परियोजना भी, प्रोजेक्ट और ओरल क्वेश्चंस भी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल। तो कौन सा टूल नहीं है, तो बातचीत कौशल, कन्वर्सेशन स्किल आपका इसका आंसर हो जाएगा कि ये शिक्षक के कार्य में निर्णात्मक मूल्यांकन का पूर्ण नहीं कर रहा है। तो ये आपको नाम याद रखना होगा। इस तरह से देखिए मैंने लगभग 10 क्वेश्चन करवाए, अब आगे जाके और क्वेश्चन करवाऊंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है तो बाकी भी करवाऊंगा। अब ये मत सोचिए कि कम क्वेश्चन करवाए गए हैं, क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा भी नहीं, ठीक है।